ice at 0 degree centigrade has a hole hollow in its top surface, ठीक है। यानी आपके पास एक ब्लॉक है आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसके अंदर एक हॉलो सा होल है आपके पास, ठीक है, उसकी टॉप सरफेस के अंदर, ठीक है। A mass of 160 grams of water at 100 degree centigrade is poured into the hollow. तो आपके पास 160 जो आपके पास ग्राम्स का मास है वो हमने इस आइस के जो होल हमने बना हुआ दिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो पानी है, उसका टेम्परेचर 160 ग्राम्स का वो उसने पे हमने डाल दिया। द वाटर हैज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 4.2 किलो जूल्स पर केजी पर केल्विन। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको उन्होंने दे दी है। Some of the ice melts and the final mass of the water in the hollow is 365 grams। तो आपके पास जो फाइनल मास जो पानी का इस होल के अंदर आपको आइस के जो है उसके अंदर मिलेगा वो कितना है, 365 ग्राम। ऑब्वियसली बात है, जब हमने 100 डिग्री का पानी डाला होगा उसके अंदर तो उसने कुछ आइस को जो है वो मेल्ट किया होगा और आइस मेल्ट करके पानी बन गई होगी, और क्योंकि ऑलरेडी 160 ग्राम का पानी डाल दिया था और मजीद आइस मेल्ट होके और पानी बनी होगी, तो आपके पास वो मास बढ़ के टोटल मास कितना हो गया पानी का, 365 ग्राम्स का हो गया, ठीक है। Assuming that there is no heat gain from the surrounding, obviously melting के प्रोसेस के अंदर सराउंडिंग से हीट एनर्जी गेन होती है और बॉइलिंग के प्रोसेस के अंदर सराउंडिंग में हीट एनर्जी लॉस होती है, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर मेल्टिंग के दौरान आइस से कम होता है तो हीट एनर्जी गेन हो जाती है, और जब बॉइलिंग हो रही होती है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर से कम होता है, इसलिए वहां पे हीट एनर्जी का लॉसेज हो रहा होता है। तो कह रहे हैं assume no heat energy gain from the surrounding, calculate the value of kilojoules per kg for the specific latent heat of fusion of ice। तो आपको आइस की स्पेसिफिक latent heat of fusion को कैलकुलेट करना है। ये बात बताइए मुझे कि आइस मेल्ट क्यों हुई है? ठीक है, मेल्ट क्यों हुई है और कहां से उसने एनर्जी गेन की है कि वो आइस मेल्ट हुई है? जी हाँ भाई, ड्यू टू हॉट वाटर, बिल्कुल सही है, हॉट वाटर से उसने एनर्जी को गेन किया है, बिल्कुल सही है विनीत, यानी हॉट वाटर ने अपनी हीट एनर्जी को लॉस किया है, ठीक है, और आइस ने उस एनर्जी को गेन किया है मेल्टिंग के लिए। लेकिन एक बात और बता दीजिए, जरा क्लियर कर दीजिए, हॉट वाटर ने जो एनर्जी लॉस की होगी उस एनर्जी को लॉस करने से उसका क्या चीज चेंज हुई होगी? जी, हॉट वाटर ने जो एनर्जी लॉस की होगी उस एनर्जी को लॉस करने की वजह से उसके किस चीज में चेंज आया होगा? बिल्कुल सही है, टेम्परेचर में, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, द हीट एनर्जी lost by hot water to change its temperature is equal to the heat energy gain by ice in melting at constant temperature। ठीक है जी, तो हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट वाटर टू चेंज इट्स टेम्परेचर इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय द आइस इन मेल्टिंग, यानी Q वाटर का बराबर होगा Q आइस के लिए, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, चेंज इट्स टेम्परेचर, जब टेम्परेचर का चेंज होता है तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो रहा होता है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज में हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लगाया जाता है या स्पेसिफिक लैटेंट हीट का फॉर्मूला लगाया जाता है? टेम्परेचर जब चेंज हो रहा होता है तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यूज होता है या स्पेसिफिक लैटेंट हीट का फॉर्मूला यूज होता है? जी बच्चों, बिल्कुल सही है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यूज होता है। तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे Q वाटर के लिए क्या फॉर्मूला होता है? Q वाटर इज इक्वल टू MW
सी डेल्टा टी। ये मास ऑफ वाटर मैंने MW लिखा है, तो MW/C डेल्टा टी ये बराबर हो जाएगा। अच्छा, हीट एनर्जी गेन बाय द आइस इन मेल्टिंग। मेल्टिंग में आपको पता है किसका फॉर्मूला लगता है? स्पेसिफिक लैटेंट हीट का। ठीक है जी, स्पेसिफिक लैटेंट हीट का फॉर्मूला लगेगा जो यहाँ पे होगा Q इज इक्वल्स टू MI मास ऑफ आइस इंटू L, और L हमें निकालना है बाय द वे, तो ये हो जाएगा MI इंटू L के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैं साइड पे करके लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए ताकि सॉल्व हो जाए ये बड़ा इजीली। अच्छा जी, हमने कितना पानी डाला था? 160 ग्राम्स का। 160 इंटू 10 टू द पावर -3 ये मास आ गया, मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आपको गिवन है 4.2। ठीक है जी, क्या हो गया इसको? 4.2 इंटू 10 टू द पावर +3 क्योंकि किलो में गिवन है। ठीक है जी, अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर, ये बताइए पानी कितने टेम्परेचर पे डाला गया है? 100 पे। ये बताइए पानी में कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ होगा, या व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर इन दिस होल? इस होलो में कितना पानी का फाइनल टेम्परेचर होगा? व्हेन इज अ चेंज इन टेम्परेचर 100 होगा। ठीक है, तो बताओ फाइनल टेम्परेचर जो पानी है उसका कितना होगा इस होल के अंदर? 0, बिल्कुल सही है, क्योंकि हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है हॉटर टू कूलर ऑब्जेक्ट, और उसने बता दिया है कि कुछ आइस मेल्ट हुई है, और स्टार्टिंग में क्वेश्चन के भी उसने बताया था कि आइस का टेम्परेचर कितना है? 0। तो हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर टू कूलर ऑब्जेक्ट, गर्म पानी से आइस में ट्रांसफर हुई, कब तक होती रही? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो गया। यानी टेम्परेचर कितना हो गया फाइनली? पानी का जो हमने गरम गरम डाला था उसका 0 हो गया, यानी जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ वो कितना हो गया हमारे पास? 100 का हो गया। ठीक है जी, ये सब बराबर होगा किसके? MI इंटू L। बाय द वे आइस कितनी मेल्ट हुई? टोटल पानी 365 बचा, 160 का हमने पानी डाला था, तो जो पानी आइस का मेल्ट होके मिला वो कितना मिला? में 250 205 सॉरी ग्राम्स का, दैट इज 1 टू द पावर -3 क्योंकि ग्राम्स में, और हमें L की वैल्यू फाइंड करनी है। सो नाउ वी कैन सिंपली सॉल्व दीज वैल्यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ L। क्या वैल्यू आ रही है L की? 3.3 इंटू 10 टू द पावर 5, एग्जैक्ट यही वैल्यू आ रही है। जी एग्जैक्टली यही वैल्यू आ रही है बच्चों, बताइएगा जरा। अच्छा, यार ये वैल्यू नहीं होगी इसकी, इसकी थोड़ी सी कम होगी वैल्यू। आप लोगों ने यकीनन इसको राउंड ऑफ किया है ना? हाँ 327, जी दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आइस की जो एक्चुअल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ना वो 3.3 इंटू 10 टू द पावर 5 ही होती है, लेकिन यहाँ पे हमने एक अजम्पशन कर दी है, और वो अजम्पशन क्या है हमारी? कि हमारे पास देयर इज नो हीट लॉस्ट इन द सराउंडिंग। तो एक्चुअल में ये आ रही है वैल्यू 3.27 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स पर किलोग्राम, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, जो कि हमारी एक्चुअल वैल्यू जो होती है उससे थोड़ी सी कम आ रही है। ठीक है, और उसका रीजन ये है कि हमारे पास कुछ ना कुछ हीट एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से यकीनन गेन हुई होगी। द रीजन व्हाट आई एम क्रिटिकल अबाउट इट, क्योंकि एक्चुअल में वो इसके बारे में आखिरी पार्ट में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, सो आंसर इज 3.27 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स पर केजी आपके पास आंसर है। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट पार्ट है उसको जरा देख लीजिएगा, ये जरा कॉपी कर लीजिए जल्दी से, मुझे बताएं, मैं इरेज कर रहा हूँ, और उसके बाद लास्ट पार्ट की तरफ जा रहा हूँ। इन प्रैक्टिस द हीट एनर्जी इज गेन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, तो हमारे पास प्रैक्टिकली
एटमॉस्फेयर से कुछ एनर्जी गेन होती है। दिस मीन्स दैट योर आंसर इन वन इज नॉट करेक्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक लैटेंट हीट। इसका मतलब है कि आपने जो आंसर कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू में थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ी सी वो ऊपर नीचे है। स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द वैल्यू इज ग्रेटर और स्मॉलर देन द करेक्ट वैल्यू। जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है क्या वो इसकी ओरिजिनल वैल्यू से ग्रेटर है या वो स्मॉलर है। ठीक है, और बाय द वे सिर्फ स्टेट नहीं करना, उसको एक्सप्लेन भी करना है, बताना है कि क्यों है भाई। जी ये कॉपी कर दिया, इसको इरेज कर दूं मैं सारे को। जी बच्चों, कोई एक्सप्लेन करेगा इसको, कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा इसको? देयर वाज हॉट वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर है? नहीं विनीता, हॉट वेपर्स तो थे, बिल्कुल सही है, लेकिन एक्सप्लेन कैसे करोगे? पहले तो बताओ कि ये वैल्यू ओवर एस्टिमेटेड है, ग्रेटर हमने निकाली है या अंडर निकाली होगी? या चलो मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज सिंपल। हमने जो कहा है कि जो हीट एनर्जी है, मैं इसको इधर लिखता हूँ, हीट एनर्जी बाय हॉट वाटर, ये हमने सिंपली किसके बराबर रख दी है? एमएल के, है ना। हॉट वाटर आइस ने गेन की थी, हमने ये कहा था कि क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू आई, ये हमने लिखा था। यानी हमने सिंपली क्या लिखा है? क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम एल, क्योंकि क्यू डब्ल्यू क्यू आई के बराबर है। ठीक है ना। लेकिन ये बताओ क्या ओरिजिनली आइस ने सिर्फ एनर्जी गर्म पानी से गेन की होगी या सराउंडिंग से भी गेन की होगी? जी, सराउंडिंग से भी गेन किया। जब उसने सराउंडिंग में भी गेन किया तो एक्चुअल में जो टोटल होना चाहिए ना, उसमें कुछ हीट एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग भी होनी चाहिए। ये इस तरह होना चाहिए, एक्चुअल में ये ऐसे होना चाहिए था, लेकिन हमने उसमें से कुछ एनर्जी नहीं ली है, सराउंडिंग वाली एनर्जी को नहीं लिया है। तो इसका मतलब ये है कि हमने Q की वैल्यू कम नहीं ली, वो ज्यादा नहीं ली, हमने कम ली है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं ली। जैसे कि अगर ये आपके पास 200 जूल्स है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सराउंडिंग से कितनी आई है 10 जूल्स, तो एक्चुअल में लेनी कितनी चाहिए थी? 210 जूल, लेकिन ली हमने कितनी है? 200 जूल, यानी क्यू की वैल्यू हमने कम रखी है। मास अगर मैं कांस्टेंट कंसीडर कर लूं तो बताओ, अगर क्यू कम रखूंगा तो एल भी क्या होगा? कम कैलकुलेट होगा या ज्यादा कैलकुलेट होगा? बिल्कुल सही है, इट विल बी लेसर, इट विल बी लेस कैलकुलेटेड। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, द टेकन एनर्जी इज लेस देन द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, द टेकन एनर्जी फॉर द कैलकुलेशन या द एनर्जी टेकन फॉर वाटर टू मेल्टिंग इज लेस देन द ओरिजिनल वैल्यू, हेंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एल इज स्मॉलर देन द ओरिजिनल वैल्यू। और चाहे तो आप इसको मैथमेटिकली इस तरह समझा सकते हैं कि अगर आपने क्यू जो है वो लेस लिया है तो क्यू और एल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एल भी यकीनन लेस आया होगा। ठीक है जी, ये वाला पार्ट जरा ट्रिकी होता है, ये सोचने वाला पार्ट होता है। ठीक है जी, जैनब आपने स्मॉलर सही बोला बेटे, लेकिन हीट लॉस नहीं हुआ होगा, हीट गेन हुआ है ना या सराउंडिंग से। ठीक है, दोनों ही केसेस में चेंज आता है। ठीक है ना। चलिए, आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा, या अभी भी इश्यू है इसमें किसी को?
जी, एनीबडी इज हैविंग एनी इशू? नेहा, विनीजा, जी, तैयब, मेसम, सिनान, सिमरा, सारिम, फातिमा, अबू बकर, किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी भी तो पूछ लो इसमें। अच्छा जी, तो ये हमारे पास हो गया। अभी भी मैसेज तो अच्छा जी। अच्छा विनीजा, मार्किंग स्कीम क्यों, इस चैप्टर के पास पेपर्स नहीं है आप लोगों के पास विनीजा? अच्छा बच्चों, मैं एमएस भी भेज दूंगा, मैं भी इसमें व्हाट्सएप पे ये पास पेपर्स ही भेज देता हूँ, तो उसमें आपको एमएस भी मिल जाएगी साथ में, ठीक है ना? सही है। अच्छा ठीक है बेटा, एमएस पता नहीं क्यों नहीं लगाई इन लोगों ने, खैर मैं आपको भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, ये पास पेपर ही भेज रहा हूँ बुकलेट, ताकि उसमें एमएस आपको मिल जाएगी, ठीक है? अच्छा जी। अच्छा बच्चों, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? लेट्स डू दिस क्वेश्चन, ठीक है? This is question number 2. This is actually the question of May June 2009 पेपर 4, 2009 का पेपर 4 का सवाल है ये। State two processes for which the thermal energy required during boiling, ठीक है? दो प्रोसेसेस ऐसे बताएं जिसके लिए हमें थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉइलिंग के लिए। जी जनाब, थर्मल एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड होती है, दो ऐसी चीजें बताइए आपको बॉइलिंग में। ब्रेक द बॉन्ड्स, बिल्कुल सही है, ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, नंबर 1 हो गई। टू ब्रेक द बॉन्ड्स टू इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही है। टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये सारी बातें एक ही हैं, ठीक है? नेक्स्ट और क्या होगी? नहीं, इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी विनीता, फिर वही गलत बात कर रही हूँ ना, बॉइलिंग के अंदर टेम्परेचर कहाँ चेंज होता है? नहीं, बॉइलिंग के दौरान बात हो रही है। स्टेट टू प्रोसेसेस फॉर विच थर्मल एनर्जी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग बॉइलिंग, बॉइलिंग के दौरान, बॉइलिंग तक जाने के लिए नहीं, बॉइलिंग के दौरान के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होती स्टेट चेंज होते हुए। अच्छा जी, हाँ भी बताइए, कोई और रोशनी डालना पसंद करेगा इस चीज के ऊपर? टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी, टू इंक्रीज द बॉन्ड्स, ये सारी चीजें सेम होती है। बाय द वे, टू चेंज द स्टेट, ये भी सेम है। बाय द वे, आप लोगों में से किसी ने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा था जब मैंने हीटिंग कर्व डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैं चले फिर बनाता हूँ वो ग्राफ, एक सेकंड के लिए स्केच करता हूँ आप लोगों के सामने, और आप चलें अब शायद वो क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछ लें कि ये सबसे पहले यहाँ से यूं जाता है, ठीक है, फिर ये यूं होता है, फिर ये यूं जाता है, फिर ये यूं होता है, और फिर ये कंटिन्यूटी में यूं चला है, ठीक है जी? अच्छा, ए बी सी डी ई, ये चेंज इन स्टेट है, और ये भी चेंज इन स्टेट है ना, यहाँ चेंज इन स्टेट हुआ है। इन दोनों चेंज इन स्टेट को जरा कंपेयर करो, क्या दोनों चेंज इन स्टेट में कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? जी, क्या फर्क नजर आ रहा है विनीजा? डिफरेंस ऑफ टाइम, बिल्कुल सही है। डिफरेंस ऑफ टाइम का मतलब है ज्यादा टाइम लग रहा होगा तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, है ना? बिल्कुल सही है ना यार, टाइम टेकन का। ऑब्वियसली बात यह है कि D2E ज्यादा टाइम लगाया तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हुई होगी, है ना?
अब बताइए मुझे कि किसी भी सब्सटेंस को मेल्टिंग में क्यों कम एनर्जी चाहिए होती है और बॉइलिंग में ज्यादा एनर्जी क्यों चाहिए होती है? तो इसका एक आंसर आप बड़ा सिंपल दे सकते हैं, क्योंकि सर सॉलिड से लिक्विड जाने में मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। इसी वजह से मेल्टिंग में आपके पास कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जबकि जब आप लिक्विड से गैस में जा रहे होते हैं तो मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। तो इसीलिए आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ठीक है, हाँ, लेकिन सेपरेशन का एक्चुअली भी निजाम देंगे। लिक्विड टू गैस जाते हुए सेपरेशन मॉलिक्यूल्स की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसके लिए आपको ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी या ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए आपके पास लॉन्गर टाइम लगा है। लेकिन एक बात और बताइए मुझे कि जब कोई पानी बॉयल होता है तो उस पानी के ऊपर कोई चीज नहीं होती क्या? या मैं एक बेसिक सा सवाल पूछता हूँ, ये बताइए, एक वेपर्स, बिल्कुल सही है, वेपर्स होते हैं, लेकिन मुझे एक सवाल बेसिक बताइए, एक बर्तन में पानी उबल रहा है और मैं उसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगा तो पानी उबलने का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, स्लो हो जाएगा? पानी जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा या देर में इवेपोरेट होगा? पानी जल्दी इवेपोरेट होगा जैनब या देर में इवेपोरेट होगा? मैं ये सवाल कर रहा हूँ बेटे। स्लो इवेपोरेट होगा, क्योंकि ऊपर जब वेपर्स निकल के जाएंगे तो वो ढक्कन जो है, वो लिड जो है, वो उन मॉलिक्यूल्स को निकलने नहीं देगा। हाँ, कंडेंसेशन भी होती है एक्चुअली, वो सिंपल बेसिक है ना कि वो लिड ऊपर जाने नहीं देगा ना, मॉलिक्यूल्स निकल के उछल के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लिड उनको रोक लेता है। ये बताओ, अगर ढक्कन नहीं लगाऊं, लिड नहीं रखूं किसी सॉस पैन के ऊपर, तो तब उसके ऊपर कोई चीज होती है या नहीं होती है? एयर। एयर को क्या बोलते हैं? व्हाट इज एयर? एटमॉस्फेयर। मैं इसको जरा क्लियर करता हूँ, देखें, एक डायग्राम से समझाता हूँ आपको। मेरे पास एक बर्तन है जिसमें पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। ये पानी के मॉलिक्यूल्स जब इवेपोरेट हो रहे होते हैं तो यूं इस तरीके से बॉइलिंग में ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है जी। हीट लॉस टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। अच्छा, बाय द वे, इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या चीज खड़ी हुई होती है? एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स खड़े हुए होते हैं, ठीक है। सम एनर्जी गेन बाय एयर मॉलिक्यूल्स, यस बिल्कुल सही है। तो एक्चुअल में होता ये है कि ये मॉलिक्यूल्स को, अच्छा, ये जाते हैं, ये टकराते हैं इससे, और अगर ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल जो कि स्टीम बने हुए हैं, इनकी एनर्जी इतनी होती है कि वो इस एयर के मॉलिक्यूल को हटा के निकल जाए तो ये स्केप कर जाते हैं। अदरवाइज कुछ की अगर एनर्जी कम होती है तो ये इनसे टकरा के कोलिजन करके अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं और वापस गिर जाते हैं लिक्विड के अंदर। इसका मतलब है कि किसी चीज को बॉयल होने के लिए एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। एटमॉस्फेयर को हटा के फिर उड़ना पड़ता है हवा में। हवा में ही मतलब हवा को ही हटा के ऊपर जाना पड़ता है, सिंपल, ठीक है। तो जब बॉइलिंग का प्रोसेस हो रहा होता है ना, लिक्विड जब बॉयल हो रहा होता है, तो बॉयल होते हुए लिक्विड्स को एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। एटमॉस्फेयर एयर के मॉलिक्यूल्स को हटा के फिर ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। ये जो एयर के पार्टिकल्स को हटाना होता है ना, इसको कहते हैं वर्क डन अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर। तो बॉइलिंग के प्रोसेस में सेपरेशन बहुत ज़्यादा होती है, और इसी तरीके से आपके पास मॉलिक्यूल्स को एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट भी वर्क करना करता है, टू डू वर्क अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर। तो उसके लिए भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इज दैट क्लियर नाउ, या अभी भी कोई इश्यू है इसके अंदर? अगर आप लोग वापस जाए ना अपने ओ लेवल्स के ऊपर इवेपोरेशन वाले टॉपिक पे, तो आपको याद आएगी वहाँ चीजें। इवेपोरेशन में हमने पढ़ा है कि ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है तो आपके पास इवेपोरेशन का रेट कम हो जाता है। ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास एयर की क्वांटिटी, एयर में ड्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल्स उड़ने की कोशिश करते हैं तो वो अंदर जो एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ड्यू के, उनसे टकरा के वापस गिर जाते हैं, तो आपके पास इवेपोरेशन का रेट कम हो जाता है, ठीक है जी। इज दैट क्लियर? ये वो बच्चे जिन्होंने ओ लेवल्स में पढ़ा है, मैंने उनको ओ लेवल्स में इवेपोरेशन में ये बात पढ़ाई है मैंने, मुझे अच्छी तरह याद है ये। फिनीजा अजान, कुछ याद आया?
ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूं दोबारा से। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, हमेशा याद रखिएगा। इसकी मार्किंग स्कीम भी मैं आपको दिखाता हूँ। बॉइलिंग के प्रोसेस के अंदर दो काम हो रहे होते हैं, दो चीजों के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। टू इंक्रीज द इंटरमोलिकुलर सेपरेशन, टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी, पहले के लिए ये चाहिए होती है। और सेकंड के लिए आपको चाहिए होती है टू वर्क डन दी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट वर्क करने के लिए। मार्किंग स्कीम देखिएगा, ये कह रहा है इंक्रीज द सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और सेकंड में कह रहा है टू डू वर्क अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग एक्सपेंशन। और बाय द वे वर्क का टर्म जरूरी है, ठीक है। टू मूव अगेंस्ट एटमॉस्फेयर ऐसे लिखेंगे नंबर नहीं मिलेगा। टू डू वर्क, वर्क करेगा, जाहिर सी बात है उसमें उसकी एनर्जी खर्च होगी। टू डू वर्क अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर के लिए चाहिए, ठीक है जी। तो ये बाय द वे दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। याद रहेंगे ये, क्या लिखवा दूं इनको? जी बच्चों, याद रहेंगे या लिखवा दूं ये? अच्छा ठीक है, कोई कह नहीं रहा तो ठीक है, इसका मतलब है याद रहेंगे सबको। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, स्टूडेंट कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। तो एक स्टूडेंट है जनाब, वो स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड को जो है वो क्या करने लगा है, डिटरमाइन करने लगा है। सम लिक्विड इन अ बीकर इज हीटेड इलेक्ट्रिकली एज शोन इन फिगर 3.1। तो आपके पास एक बीकर है, उसमें हमने एक हीटर लगा के इलेक्ट्रिकली वाटर को हीट किया है बॉयल करने के लिए। एनर्जी सप्लाइड एट ए कांस्टेंट रेट टू द हीटर, एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रेट पे हीटर से सप्लाई की जा रही है। कांस्टेंट रेट का मतलब, रेट मींस पावर की बात होती है, टाइम रेट पावर की बात हो रही है, ठीक है। When the liquid is boiling at constant rate, the mass of the liquid evaporated in 5 minutes is measured. जब लिक्विड कांस्टेंट रेट पे बॉयल हो रहा है, जब कोई चीज कांस्टेंट रेट पे बॉयल होती है ना, तो हमें कांस्टेंट रेट में उसमें कांस्टेंट रेट से बबल्स दिखाई दे रहे होते हैं, कांस्टेंट रेट पे उसका मास कम हो रहा होता है, ठीक है जी। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग कांस्टेंट हो रही है, ठीक है जी। कांस्टेंट चेंज इन मास होता है, बिल्कुल सही है। अब कांस्टेंट रेट पे बबल्स भी निकल सकते हैं, विनीता, दोनों चीजें हो सकती हैं। द मास ऑफ द लिक्विड इवेपोरेट्स इन 5 मिनट्स, इन 5 मिनट्स इज मेजर, 5 मिनट तक कितना पानी इवेपोरेट हुआ ये हमने मेजर किया। द पावर ऑफ द हीटर इज दैट चेंज, पावर हीटर की चेंज की इज रिपीटेड। द डेटा ऑफ द टू पावर्स रेटेड आर गिवन इन फिगर 3.2। अच्छा, पहले हमने हीटर की पावर 50 रखी थी, तो आपके पास 5 मिनट में जितना पानी इवेपोरेट हुआ वो हमने मेजर किया। फिर हमने हीटर की पावर 70 रखी और फिर 5 मिनट में कितना पानी इवेपोरेट हुआ कांस्टेंट रेट पे, ये हमने मेजर किया। ऑब्वियसली 70 पे ज्यादा पानी इवेपोरेट हुआ होगा 5 मिनट्स के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बड़े अच्छे सवाल मेरे ख्याल करने चाहिए इसको। हाँ जी, हाउ इट मे बी चेक दैट द लिक्विड इज बॉइलिंग एट कांस्टेंट रेट, हमें कैसे पता चलेगा लिक्विड कांस्टेंट रेट पे जाएगा? विनीजा ने भी आंसर बताया था, मास चेंज होगा कांस्टेंट रेट पे, या आपको बबल्स जो है वो कांस्टेंट रेट के ऊपर जो है वो दिखाई देंगे निकलते हुए, तो आप कहेंगे कि जी बॉइलिंग कांस्टेंट रेट हो रही है। द मास चेंजेस इज मेजर पर सेकंड, या मास चेंजेस पर सेकंड कॉन्स्टेंटली पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपके पास जो होगा। विनीजा आपने जो आंसर दिया वो हाउ इट इज इंश्योर दैट द वाटर, तो वो हर सेकंड में हम मास लेते रहेंगे और उससे इंश्योर कर देंगे कि वो कांस्टेंट रेट पे बॉईल कर रहा है। दैट इज एक्चुअली P5, ठीक है ना। P5 में ये बात ज्यादा अच्छी लगेगी। उसके बाद कह रहे हैं सजेस्ट व्हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डिटरमाइंड फॉर टू डिफरेंट पावर्स। जी, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। टू डिफरेंट पावर्स में निकाला क्यों है, दिल चाह रहा था जी। Why the rate of evaporation is measured at two different powers? Different amount of energy, तो different amount of energy, तो विनेजा उससे क्या होगा?
रेट विथ पावर डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ हीट। अच्छा जी, ठीक है, चले। अच्छा, बाय द वे वैसे इसका ये पार्ट 1 का आंसर ये भी हो सकता है कि लिक्विड का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ना। एक हमने ये चीज तो हम भूल ही गए कि आपके पास टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड कांस्टेंट रहता है जब आपके पास जो है वो बॉइलिंग हो रही होती है, स्टेट चेंज हो रही होती है। बाय द वे मैं सेकंड पार्ट का आंसर आपको बता देता हूँ बच्चों। जब भी आप एक एक्सपेरिमेंट को दो डिफरेंट रेट्स पे जब परफॉर्म कर रहे होते हो, दो डिफरेंट पावर्स पे परफॉर्म कर रहे होते हो, या दो डिफरेंट एनर्जीज पे परफॉर्म कर रहे होते हो, तो उसका मकसद ये होता है कि आप हीट लॉस को एलिमिनेट कर दो। आप क्या करोगे? हीट लॉस को एलिमिनेट करोगे। अब दो डिफरेंट पावर्स के ऊपर हमने क्यों इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया? तो हमने इसलिए परफॉर्म किया टू एलिमिनेट द हीट लॉस। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको लिख लीजिएगा यहाँ पे। व्हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डिटरमाइंड एट टू डिफरेंट पावर रेट्स, इट इज टू अवॉइड द हीट लॉस। जी गुड, वेरी गुड, शुक्र है अल्लाह का, किसी ने सवाल किया हाउ द हीट लॉस इज एलिमिनेटेड। ये बड़ा वनीजा ने सवाल कर लिया। मैं चाह रहा था कि कोई पूछे मुझसे ये क्वेश्चन। जी सुने कैसे, आ जाए जरा। ये बताइए मुझे कि इवेपोरेशन हो रही होगी, क्या फॉर्मूला लगेगा? Q इज इक्वल्स टू ml। ठीक है, मेल्टिंग हो रही है। अच्छा जी, अच्छा ये Q1 M1 L1, ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है भाई, अच्छा अब बल्कि L1 नहीं होना चाहिए, L ही होना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक लैटेंट हीट में तो कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा जी, लेकिन ये जो हमने Q1 दिया है इसमें से कुछ माइनस QL भी होगा। ये माइनस QL क्यों होगा? दैट इज एक्चुअली हीट लॉस, है ना भाई। एक्चुअली इस इक्वेशन को थोड़ा सा बेहतर तरीके से मुझे यूं लिखना चाहिए। Q1 जो हमने प्रोवाइड की हीट एनर्जी हीटर से, माइनस QL जो हमारी हीट एनर्जी लॉस हो गई सराउंडिंग के अंदर, M जो मास मेल्ट हुआ, और L स्पेसिफिक लैटेंट हीट। इसमें किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। अच्छा जी, इसी तरीके से Q2 जो हमने सेकेंड पावर पे हीट एनर्जी प्रोवाइड की, QL हीट लॉस्ट इन द सराउंडिंग, M2 सॉरी, और L। ठीक है जी, ये हमने सेकंड जो पावर के ऊपर हमने हीट किया। ये बताइए मुझे कि अगर, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दूं, L तो कांस्टेंट है, माइनस कर दूं, तो ये QL प्लस में और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये QL क्या हो जाएगा? जी जनाब, कैंसल आउट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे एक एक्सरसाइज ये भी करनी पड़ेगी कि मुझे डिफरेंस ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मास का भी मुझे डिफरेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मिनिजा। देखो, हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, पहली उसके ऊपर करेंगे हीट, पहले पावर के ऊपर जब उसको हीट करेंगे तो वो Q1 की पावर दे रहे होंगे, लेकिन उसमें से कुछ हीट जो है वो सराउंडिंग में लॉस हो रहा होगा, और उससे कुछ मास मेल्ट होगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरीके से हमने दूसरी पावर पे हमने हीट किया उस वाटर को Q2 पे, उसमें से भी हीट एनर्जी का लॉसेज हो रहा होगा। कितना मास उससे मेल्ट हुआ? M2, और L तो कांस्टेंट की वैल्यू रह जाएगी। तो अगर मैं पहली इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दूं, तो ये हो जाएगा आपके पास इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा Q किसके बराबर हो जाएगा? Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, जो कि डेल्टा Q हो जाएगा, और डेल्टा M किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज M1 माइनस M2। ठीक है जी, L तो कांस्टेंट है, उसको हम माइनस नहीं करेंगे उसको। ठीक है जी, तो अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा, या चलो अगर L1 L2 कर लो तुम इसको, तो तब भी ये डेल्टा L हो जाएगा, अगर इसमें भी कंफ्यूजन हो रही है आपको, जो कि एक एवरेज वैल्यू हो जाएगी। तो माइनस करने से हमें एडवांटेज ये मिलेगा कि ये QL ऊपर नीचे और ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे हीट लॉस एलिमिनेट हो जाएगा।
तो हमें जो एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी वो हीट की मिल जाएगी। लेकिन इसमें हमें करना क्या पड़ेगा कि दोनों की एनर्जीज का आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस और दोनों के मासेस का डिफरेंस लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी, इज दैट पॉइंट क्लियर या अभी भी इश्यू है इसके अंदर? अच्छा जी, किसी के जहन में कोई और सवाल नहीं उठा? जी, किसी के जहन में कोई और सवाल उठा? है भाई? विनीजा, अजान, सिनान, जैनब, नेहा, सारिम, रिमशा, मेसम, तैयब, कोई और क्वेश्चन नहीं उठा किसी के माइंड में? अजान, फातिमा। अच्छा जी, किसी के दिमाग में ये सवाल जरूर उठना चाहिए था, सर हीट लॉस क्यों सेम होगा? Why the heat loss is same at both rates? Because the temperature of atmosphere is same. जब आपके पास एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सेम रहेगा तो हीट लॉस टू द सराउंडिंग भी सेम रहेगा। हीट एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉटर टू कूलर ऑब्जेक्ट अंटिल बोथ गेन द सेम टेम्परेचर। और आपके पास बॉइलिंग होते हुए अगर पानी बॉयल हो रहा है, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो चाहे आप 50 की हीटर लगा के करें या 70 का हीटर लगा के करें, वो 100 पे बॉयल होता है, वो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। दूसरी बात, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर अगर सेम ही है आपके पास, तो आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहेगा। लेट्स से पानी बॉयल हो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, और रूम टेम्परेचर आपके पास कितना है 20, तो चाहे आप वो 50 पे बॉयल करें या 70 पे बॉयल करें, डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना रहेगा? 80 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों पावर्स के ऊपर। तो जब डिफरेंस इन टेम्परेचर 80 ही रहेगा आपके पास, तो उस केस में हमारे पास हीट लॉस हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो पक्का ये बात याद रखिएगा, इफ द टेम्परेचर डिफरेंस at both powers remain same या both heat energies remain same, then the heat lost to the surrounding will also remain same, ये सेम रहेगा। ठीक है जी, तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने हीट लॉस को एलिमिनेट करना था। अब उसने लास्ट में आपसे पूछ लिया है कैलकुलेट द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड। और बाय द वे ये एक एक्यूरेट वैल्यू आएगी क्योंकि हम हीट लॉस को एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए? तो हम फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू ml का। लेकिन बाय द वे हम क्यू नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? डेल्टा क्यू लगाएंगे। इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस निकालेंगे, मास का भी डिफरेंस निकालेंगे, तो हमें फिर क्या मिलेगी? एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एल। लेकिन ये एनर्जी नहीं है, ये पावर है, और दोनों हीटर्स कितनी देर चले? 5 मिनट। तो हम एक काम करते हैं, दोनों की पावर्स निकाल लेते हैं पहले। ठीक है जी, लेट से पहले हीटर के लिए अगर मुझे एनर्जी निकालनी है, पावर बोल रहा हूँ, पावर किसके बराबर होती है? एनर्जी अपॉन टाइम के। तो एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? पावर इनटू टाइम के। तो पहले हीटर की अगर मुझे एनर्जी निकालनी है Q1, डेल्टा Q किसके बराबर होगा? Q1 माइनस या Q2 माइनस Q1 के, बड़ी वैल्यू छोटी से माइनस करेंगे ताकि पॉजिटिव आंसर आए। ठीक है, Q2 हमारे पास किसके बराबर होगा? तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 5 मिनट से और 60 से, क्योंकि ये आपके पास 60 सेकेंड्स जूल्स में होगा, और इसको भी 5 इंटू 60 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास Q1 हो जाएगा, दिस विल बी Q2। बताएगा मुझे कोई वैल्यू Q1 और Q2 की क्या आ रही? Q2 आ रहा है हमारे पास 21000, 3 0 है ना जनाब, और Q1 हमारे पास आ रहा है 15000। ठीक है जी, तो ये, तो डेल्टा Q कितना आएगा? 6000। बिल्कुल सही है।
तो डेल्टा क्यू हो जाएगा हमारा 6000 इज इक्वल्स टू एम। एम में भी क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंस ले लेंगे हम इसका, दैट इज 13.6 माइनस 6.5। क्या आंसर आ रहा है इसका? 13.6 माइनस 6.5 क्या आंसर आ रहा है? 7.1। 7.1 इंटू 10⁻⁻³ क्योंकि किलोग्राम्स में ले जाना है और एल को निकालना है। बाय द वे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाली थी स्पेसिफिक लेटेंट हीट, नहीं ये तो वेपराइजेशन है, वो तो हमने मेल्टिंग की निकाली थी, ठीक है ना। निकाले, क्या वैल्यू आ रही है इसकी? 6000 डिवाइडेड बाय 7.1 इंटू 10⁻⁻3। आपको एल की वैल्यू मिल जाएगी। क्या वैल्यू आ रही है एल की? ठीक है, 845070, ठीक है। हाँ अच्छा जी, मेरा ख्याल है उसने आंसर शायद ग्राम में नहीं मांगा उसने। हाँ ये ग्राम में मांगा है। एक मिनट यार, ये ग्राम में मांगा है भाई। इसको ये जो 10⁻⁻³ लगाया ना हमने, इसको जरा हटा दो। ये किलोग्राम में नहीं मांगा, जूल्स पर किलोग्राम में नहीं, जूल्स पर ग्राम में मांगा है। तो जरा इसको कन्वर्ट नहीं करो, इसको 6000 को सिंपली 7.1 से डिवाइड कर दो। तो क्या आंसर आ रहा है? 845, बिल्कुल सही है आंसर आपके पास आ रहा है 845.1। ठीक है, चाहे तो आप 8.45 तक लिखें, 0.1 ना भी लगाएं तो ठीक है। तो 845 जूल्स पर ग्राम, यानी हर एक ग्राम को 845 जूल्स की आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? मार्किंग स्कीम भी दिखा देता हूँ तुम लोगों को इसकी, एक सेकंड रुको। ये छाप लो, मुझे बता देना, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। ये रहा इसके पास। अच्छा जी, मिटा रहा हूँ ये मैं सब। ठीक है जी, तो हम लोगों ने मार्किंग स्कीम देख ली थी इसकी पहले। वर्क एनर्जी, बबल्स प्रोड्यूस कांस्टेंट रेट, ठीक है। मास चेंजेस होगा आपके पास कांस्टेंट रेट पे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और इसी तरीके से टू अलाउ द कैंसल द आउटलेट और कंजम्पशन ऑफ हीट लॉस टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था, फिर वही डिफरेंसेस इन्होंने निकाले, ठीक है। और एंड में आंसर 845 जूल्स पर ग्राम का आंसर है, ठीक है जी। सो एक चीज और आप लोगों ने इम्पोर्टेंट आज देखी कि नॉर्मली हम जब किसी स्पेसिफिक हीट का या हीट कैपेसिटी का क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ये दूसरा सवाल है बाय द वे, तो हम लोग दो पावर्स के ऊपर उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, या दो एनर्जीज की वैल्यूज लेके उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। और उसका रीजन बिहाइंड द सीन ये होता है हमारे पास कि हम लोग हीट लॉस या हीट गेन फ्रॉम द सराउंडिंग एलिमिनेट करना चाह रहे होते हैं। ऑब्वियसली बॉइलिंग में हीट लॉस होता है और मेल्टिंग के प्रोसेस में हीट गेन होता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास इस तरीके से होता है। लेकिन मैं एक जाते जाते एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। ये जो टेबल आपको दिख रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी हम मास का डिफरेंस निकालेंगे, एनर्जीज का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। लेकिन जरा टाइम पे नजर दौड़ाएं, टाइम दोनों का सेम है क्या? अगर टाइम नहीं सेम, जैसे पिछले में तो दोनों हीटर्स 5-5 मिनट चले थे, अगर टाइम नहीं सेम होगा तो क्या करेंगे हम लोग? जी है भाई, तैयब, जैनब, वनीजा, नेहा, पढ़े लिखे बच्चों आंसर दो। सिनान, अगर टाइम हमारे पास डिफरेंट है तो क्या करेंगे फिर हम? रेट निकाल कर सेम टाइम पीरियड के लिए वैल्यू निकालेंगे। हाँ तो ये बिल्कुल सही है, यानी सिंपल लैंग्वेज में कि
या तो ये जो 10 मिनट वाले टाइम का जो मास है इसको आप आधा कर दीजिए तो 5 मिनट का आपको मिल जाएगा, या जो 5 मिनट वाला मास है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए तो 10 मिनट का मास मिल जाएगा। सिंपल एज दैट, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस हम ये करेंगे, या तो एक ऊपर वाले मास को आधा कर लेंगे 5 मिनट के हिसाब से, और या फिर नीचे वाले मास को 10 मिनट के हिसाब से कर लेंगे, सेम टाइम रेट के लिए। ठीक है भाई, कोई क्वेश्चन पूछना है? इसके मैं और क्वेश्चन अभी कराऊंगा आप लोगों को एक दो और, ताकि आप लोगों को और बेहतर तरीके से भी इसके जो है वो समझ में आए। ठीक है ना। और ये है वही ओ लेवल्स वाला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, लेकिन थोड़े से जरा टेक्निकल किए हुए हैं उन्होंने सवाल यहाँ पे। ठीक है भाई, इफ एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, अदरवाइज लेट्स स्टॉप ओवर हियर। कोई सवाल पूछना है किसी ने? चलें फिर, ओके भाई, अल्लाह हाफिज।